श्रद्धा का मर्डर कैसे किया। हमारे बीच झगड़े होते थे, पर 18 मई को बात बिगड़ गई। मैंने श्रद्धा को जोर से पटका, उसके सीने पर बैठा, पूरी ताकत से गला दबाया। कुछ ही देर में सब खत्म। लाश के टुकड़े कैसे किए। लाश घसीट कर बाथरूम ले गया, 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी, लाश को आरी से काटना शुरू किया, टुकड़े पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में रखा। 2 दिन तक लाश के टुकड़े किया। लगभग 20 दिन तक तुम्हारे घर में लाश के टुकड़े थे। तब दिन भर क्या करते थे। घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं की, टुकड़ों को कभी फ्रिज तो कभी फ्रीजर में रखता था जिससे बदबू ना आए। बाथरूम और रूम को केमिकल से साफ करता था। पूरी लाश ठिकाने लगाकर पूरा घर दोबारा साफ किया। जिससे प्यार करते थे उसके साथ ही ऐसा करने से पहले कुछ सोचा नहीं। मुझे गुस्सा आया और श्रद्धा को मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि उसका मर्डर हो चुका है। उसकी अपने घर वालों से बात नहीं होती थी। मुझे पता था कि उसे खोजने कौन ही आएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किस इंसान की है। जो इंसान खुद को फूड ब्लॉगर कहता था, पर्यावरण प्रेमी कहता था, वो शेफ था, LGBT सपोर्टर था, वो फेमिनिस्ट भी था। कहता था लड़कियां सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं होती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। लेकिन वही इंसान कभी एक लड़की के कटे सिर का मेकअप करता तो कभी उसे थप्पड़ मारता। 2014 में उसने एक फोटो शेयर किया था। उसमें लिखा था, द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। इस बात को श्रद्धा के पिता से बेहतर कौन समझ सकता है। उस इंसान का नाम है आफताब अमीन पूनावाला। एक और बातचीत सुनी जानी चाहिए। आफताब ने श्रद्धा के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं जितना बुरा उसने किया उतनी ही बुरी उसे सजा मिले। वो बेहद डिसेंट लड़की थी। जब तक कॉलेज में थी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, कम बोलती थी। जब से इस लड़के से दोस्ती हुई तब से बहुत बदल गई। पता नहीं क्या हुआ, हमसे भी नाराज और दूर रहने लगी। जब श्रद्धा गई तब क्या हुआ, आपको कभी चिंता नहीं हुई। वो जहां भी रहती उसके बारे में कुछ बताती नहीं थी। मुझे लगता था कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो। मैं सोचता था कि ये कहां रहती है और क्या करती है। आप आफताब को पसंद नहीं करते थे, कभी मिले थे उससे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी मुसलमान के साथ रहे या उससे शादी करे। मैंने आफताब को लेकर शुरू से ही मना किया था, पर वो नहीं मानी। कभी आफताब के घर वालों से मिले। मेरी पत्नी की मौत के कुछ दिन पहले हम उसके घर गए थे। बात करने की कोशिश की थी, पर उन लोगों ने हमें श्रद्धा से मिलने नहीं दिया। आफताब के भाई ने कहा था दोबारा यहां मत आइएगा। जब श्रद्धा लापता हुई तब पहली बार मेरी बात उसके माता पिता से हुई। फिर भी उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस इतना कहा कि श्रद्धा ठीक है। मुझे अंदाजा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। श्रद्धा के गुमशुदा होने पर आपकी आफताब से बात हुई थी। वो उल्टी सीधी बातें करता था। कहता था कि श्रद्धा ये कहकर चली गई कि वो अपनी लाइफ खुद मैनेज कर सकती है। आफताब ने कई बार यही झूठ बोला। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने इतना कुछ कर दिया है। क्या आपको लगता है कि आपने श्रद्धा से बात की होती तो आज वो जिंदा होती। आजकल बच्चे मॉडर्न स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। उन्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा ने मुझे समझा होता तो आज ये सब नहीं होता। श्रद्धा ने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, उन्मुक्त विचारों की थी,
और सामाजिक बेड़ियों से आजाद रहना चाहती थी। श्रद्धा फेमिनिस्ट थी, होना भी चाहिए, ये उसका अधिकार है। और आजकल सभी को अपनी लाइफ चॉइसेस से चलने का हक है। शायद तभी श्रद्धा ने अपने पिता से कहा था, मैं 25 साल की लड़की हूं, मुझे अपने फैसले लेने का हक है। मैं आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली हूं। आज के बाद मुझे अपनी बेटी मत समझिएगा। इसका एक मतलब यह भी है कि श्रद्धा अपने पिता के सामने अपनी बात रखते हुए प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट थी, लेकिन आफताब से मारपीट के दौरान वो उतनी प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट नहीं थी। कितना बड़ा संयोग है। आफताब की ऑन रिकॉर्ड 5 गर्लफ्रेंड्स थीं और सभी हिंदू थीं। लगभग हर लड़की के साथ ली गई सेल्फी को वो अपनी फेसबुक डीपी बनाता था। डेटिंग ऐप पर भी एक्टिव था। 15-20 लड़कियों से बात करता था, फिर भी प्यार श्रद्धा से करता था। शायद श्रद्धा को यह सब पता ही ना हो, शायद पता हो और झगड़े का एक कारण यह भी हो। शायद श्रद्धा को पता हो, फिर भी वो डिनायल मोड में हो। शायद इस मुगालते में हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कितना अजीब है ना कि लोग श्रद्धा के पिता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए। किसी घटना के बाद सवाल पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ सवाल आफताब के परिवार वालों से भी किए जाने चाहिए। उन्होंने आफताब को किन वैल्यूज़ के साथ बड़ा किया? क्या आफताब के घर वालों को उसके व्यवहार में कुछ असामान्य नहीं लगा? और लगा तो उन्होंने उस कैरेक्टरिस्टिक का कुछ किया क्यों नहीं? वो कोई पहल करते तो शायद एक लड़का इतना भीषण दरिंदा न बनता। शायद वो भी अपने बेटे को लेकर डिनायल मोड में थे कि लड़का है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है साइलेंस, सरकार और नेताओं का साइलेंस। बातों से कुछ बदलता नहीं है, पर वो आम जनता के लिए सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी जैसा है कि कुर्सी वालों को आपकी फिक्र है। मीडिया और फिल्म फ्रेटर्निटी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे संजीदा मसले पर कितना कोल्ड है। इस घटना पर ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंस आफताब के लिए डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने जैसा ही है। एक और बेसिक फैक्ट, ऐसा सच जो बदला नहीं जा सकता, कुछ लोगों की तरह इग्नोर किया जा सकता है पर खारिज नहीं किया जा सकता। जिस इंसान पर हत्या का आरोप है उसका पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला है और वो पारसी नहीं है। वो क्या है ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सभी जानते हैं। उसकी पहचान की वजह से सेलेक्टिव होना सही नहीं है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक कमेंट का जवाब देते हुए आफताब ने खुद लिखा था, मैं एक मुस्लिम हूँ और दूसरा शब्द हिंदू है। कृष्ण हिंदुओं के भगवान हैं। मेरे मजहब के बारे में जानने के लिए तुम्हारी इतनी जिज्ञासा क्यों है? एकता देशवाल, वर्षा चौहान, बबली राणा, प्रिया सोनी, तनिष्क शर्मा, निकिता तोमर, चैनिका कुमारी, हर्षिता शर्मा, जीशा कुमारी, पल्लवी पुरकायस्थ, अनुजा कुमार, रिया गौतम, टीना राजावत, हिना तलरेजा, खुशी परिहार, दीक्षा मिश्रा और अंतिमा। इन सभी नामों के साथ 2 कॉमन बातें हैं। सभी हिंदू हैं और इनकी जान लेने वाला हिंदू नहीं है। वो क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उस पर बात करने की ज़रूरत तो है। आफताब जैसे लोग इस बात का जेंटल रिमाइंडर हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और बदलावों की ज़रूरत है। जितनी सज़ाएं हैं वो आफताब जैसे लोगों के लिए सख्त नहीं हैं। नेचर ऑफ क्राइम जितना भयावह हो, सज़ा भी वैसी ही होनी चाहिए। सुबह शाम एक कटे सर को निहारने वाले इंसान को यूं ही छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मशहूर अमेरिकन वेब शो माइंड हंटर का एक डायलॉग है, साइकोपैथ मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को स्टडी करना नामुमकिन हो जाता है। सच यही है कि ऐसे लोग हमारे बीच ही हैं। ये पैदा होते हैं, पलते और पनपते हैं। ये भीड़ में होकर भी भीड़ के नहीं होते। ये नज़र आते हैं पर समझ नहीं आते। ये शायद समझे जाना भी नहीं चाहते। ये शायद डरते हैं पर ये उससे कहीं ज़्यादा डराते हैं। बस इसलिए इनकी सज़ा भी डरावनी होनी चाहिए।